आगे बढ़ते हुए अभी की बड़ी खबर यह है कि हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है हलफनामा। हलफनामे में जांच सीबीआई को सौंपने का जिक्र भी किया गया है। यूपी सरकार ने पीड़िता का आधी रात को दाह संस्कार की वजह भी बताई। बाबरी केस में फैसले की वजह से रात को ही दाह संस्कार किया गया, ये यूपी सरकार का कहना है। यानी यूपी सरकार ने जो हलफनामा फाइल किया है इसमें अपनी तरफ से सफाई दी गई है कि आधी रात को आखिरकार अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हाथरस मामले पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। अब आप ये देखें कि जनहित याचिका में क्या मांग की गई है। सीबीआई या एसआईटी से जांच होनी चाहिए। यूपी से मामला दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। पीड़िता का अंतिम संस्कार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। हलफनामा क्या है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का। सीबीआई को जांच सौंपे सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई के जरिए निष्पक्ष जांच होगी। निहित स्वार्थ मामले में शामिल है। जांच पटरी से उतारने की कोशिश जारी है। सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी तरफ से ये कहा है कि हम सच सामने लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। और वहीं हाथरस केस में यूपी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। दंगा फैलाने की साजिश में 4 की गिरफ्तारी हुई है। मथुरा से हाथरस जाते वक्त हुई है गिरफ्तारी। दिल्ली नंबर की कार से 4 को अरेस्ट किया गया है। 4 के पास से लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य भी बरामद किया गया है। चारों की तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं। रामपुर का रहने वाला आलम, सहारनपुर का अजीजुर रहमान, मल्लपुरम का सिद्दीकी और बहराइच का मसूद आलम, ये 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। और इनसे ये समझा जा रहा है कि रामपुर, सहारनपुर, बहराइच और मल्लपुरम, इन चारों जगह का आखिरकार कॉन्टैक्ट या कनेक्ट हाथरस का क्या है। इनसे यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि पीएफआई के किस मॉड्यूल से ये लोग जुड़े हैं। हालांकि इन सभी खबरों के बीच यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने यह कह दिया है कि पीएफआई पर बैन लगाना ही चाहिए। लेकिन हाथरस कांड में पीएफआई साजिश सामने आने पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा और कांग्रेस नेता दीपक सिंह का क्या कहना है, एक बार सुनिए आप। जैसी संगठन जो काम कर रही है आतंक के लिए, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है, ये खतरनाक एक संगठन है। और उसको कुछ हमारे उत्तर प्रदेश और देश के जो राजनीतिक दल हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसको संरक्षण देते हैं। तो ऐसी संस्थाओं को संरक्षण जो लोग देते हैं ये वही लोग दोषी हैं साथ में इसके, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। और यह आज साफ हो गया कि हाथरस कांड की आड़ में जातिगत दंगे कराने का बहुत बड़ी एक साजिश थी, जिसका खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया है। उसको जलाने का काम किया गया, उसके साथ हत्या और बलात्कार किया गया। इस घटना को दबाने के लिए फिर से वही राग अलापा जा रहा है। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट को समझ चुकी है, जान चुकी है। बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी ये सब करने के बजाय क्षमा याचना कर ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र ले लें। शायद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों की कुछ क्षमा याचना हो सकती है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ज्यादा जानकारी के साथ हाथरस से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं और इसके अलावा सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि पीएफआई के कई लोग अब गिरफ्तार हो रहे हैं और पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रची जाने वाली थी। वहां पर सांप्रदायिक और जातिगत दंगा कराने की फिराक में थे पीएफआई के कई लोग। ग्राउंड जीरो की आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? क्या किसी भी तरह का संदिग्ध साहित्य या कोई संदिग्ध पीएफआई का आपको भी नजर आया क्या? पीसीआर से मैं कहूंगा कि ग्राउंड जीरो अगर मैं बोल रहा हूं तो प्लीज ग्राउंड जीरो से ऐश्वर्या जैन को भी दिखाएं। ऐश्वर्या को दिखाएं ग्राउंड जीरो से। हाँ, ऐश्वर्या आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? ऐश्वर्या, क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए, हालांकि ऐश्वर्या शायद मेरे ख्याल से
ऐश्वर्या कुछ लेफ्ट पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार सुनते हैं। Express their grief. What we understand, they do not want anything except justice. They must get justice for losing of their daughter. It is horrific, heinous crime. A 19-year-old girl physically brutalized, gang raped, and finally she was forced to die. And even cremation took place in an hush manner. That is where we accuse UP government. UP government has conducted कई its वामपंथी नेताओं से डी राजा को सुन रहे थे आप। ऐश्वर्या के पास दोबारा लौट करके आएंगे। सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन भल्ला, कहा यह जा रहा है कि हाथरस के नाम पर दंगा फैलाने की साजिश था, यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में पीएफआई है, वही पीएफआई जिसने सीए के नाम पर दंगे भड़काने की पूरी व्यूह रचना की थी जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे आज से लगभग 5 महीने 6 महीने पहले। आपको क्या लगता है वो कौन से लोग हैं जो यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? वो कौन से लोग हैं जो कि पीएफआई को खातपानी दे रहे हैं? वो कौन से एनजीओ हैं जो विदेश में बैठ करके कई वेबसाइट का संचालन कर रहे हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं जोड़ के देखूं तो ये एक बच्ची को जो उसके साथ न्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की जरूरत उसमें नहीं लग रहे। ये सिर्फ इसको राजनीति रंग डाल के कभी इसको टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ जोड़ देते हैं, कभी पीआरटी के साथ जोड़ देते हैं, कभी प्रियंका राजीव गांधी के साथ जोड़ देते हैं। कल की घटना में सचिन के मुंह पे जो छाई फेंकी उसमें भी देखिए कि ये हर चीज में राजनीति रंग ला रहे हैं। इसमें ये नहीं है इनके किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये मेरा मानना ये है। सचिन भल्ला, आपकी आवाज भी ठीक नहीं आ रही है और विजुअल्स भी हम ठीक तरीके के आपके देख नहीं पा रहे हैं। अपनी पीसीआर टीम और जो भी मेरी टेक्निकल टीम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कनेक्टिविटी ठीक करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त लाइव हैं इंडिया न्यूज पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव। किस प्रकार से गंगा जी में आपने देखा होगा कि अब सीसामऊ नाले में एक भी बूंद सीवर गंगा में नहीं गिरता है। यानी ये है कार्य, और नहीं तो 100 वर्षों से वहां पर लाखों मीट्रिक टन सीवर प्रतिदिन गिरता था गंगा जी में। गंगा जी कानपुर के बाद तो बिल्कुल कितनी प्रदूषित दिखती थी। सरकार आस्था का भी सम्मान कर रही है, सरकार विकास के कार्य को भी कर रही है, सरकार नौजवानों के हितों के लिए भी कदम उठा रही है और किसानों की समृद्धि के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। आपने देखा होगा किसानों के हित के लिए अभी सरकार 3 प्रकार के कृषि विधेयकों को संसद से पास कराई। कैसा दुष्प्रचार करने का प्रयास हुआ। यानी विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो, और ये शुभ लक्षण नहीं है। ये नकारात्मक सोच डेवलपमेंट को रोकती है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें विपक्ष के इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। ये लोग अपने समय में गरीब को राशन नहीं दे पाए, मकान नहीं दे पाए, शौचालय नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, आयुष्मान भारत का राशन कार्ड नहीं दे पाए, स्टार्टअप की योजना, स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, मेक इन इंडिया की योजना को नहीं लागू कर पाए। लेकिन आज तो सरकार है। हम लोगों ने कानपुर को डिफेंस कॉरिडोर का भी एक नोड बनाया है। यानी ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसलिए मैं सबसे पहले इन चीजों को आपका आह्वान करूंगा कि हमें इन सब चीजों।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। हालांकि उनका कहना यह था, कृषि बिल को भी लेकर के बोल रहे थे, और उनका कहना यह था कि आस्था के साथ साथ विकास पर भी हमने ध्यान दिया है, लेकिन विपक्ष को न तो ये भा रहा है और विपक्ष नकारात्मक राजनीति करने में लगा हुआ है। हालांकि हाथरस को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला है। एक बार फिर से डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं, पैनलिस्ट को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ में है और रमन मलिक नेता बीजेपी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, अभी राजनीतिक विश्लेषक का यह कहना था कि आप लोग असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कभी पीएफआई को बीच में लेकर के आ रहे हैं, कभी एसडीपीआई को बीच में लेकर के आ रहे हैं, कभी वेबसाइट को बीच में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए गले की हड्डी हाथरस बन गया है। हाथरस में चंद दिनों के अंदर आज दूसरे रेप की एक और खबर आई है। 6 साल की छोटी सी बच्ची से रेप हुआ है, और यही वजह है कि मामले को कवर अप करने के लिए आप लोग इशू से डाइवर्ट और डेविएट कर रहे हैं पीएफआई का नाम लेकर के। विपक्षियों का भी यही कहना है और राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला भी यही कहना चाहते हैं। जवाब दें। एक चीज मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, यहां पे क्या हो रहा है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। एक सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर इंडस्ट्री है, सिमिलर लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टम बनाया था 2002 में। आज वो 2020 में रीअरेंज करके 2002 में परिवर्तित करना चाहते हैं। आप सुन पा रहे हैं मैं बोल रहा हूं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलें आप। हेलो, आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है। रमन मलिक जी बोलें आप। जी, दूसरी चीज, अगर आप इनके बयान देखें, शशि थरूर साहब बोलते हैं एक चैनल को कि राजनीति करनी है, ये राजनीति का मौका है, तो राजनीति होगी, मौका है। जो विक्टिम की बात जहां तक हाथरस के विषय में आती है, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर योगी जी की सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि जी हम ये मांग करते हैं कि इस विषय के अंदर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एक। और दूसरा ये बोला कि ये सीबीआई की जांच अगर आप मॉनिटर कर लें तो अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है इससे ज्यादा साफ कोई इससे किसी सरकार ने आज तक नहीं करा होगा। बाकी नोटी सरकारें हैं, महाराष्ट्र में नोटी सरकार है, लेकिन उसने तो सीबीआई के लिए छटपटाया कि नहीं हो। लेकिन यहाँ सरकार नहीं बोल रही है। बात ये नहीं है, देखिए यहाँ पर इच्छा शक्ति की बात नहीं की जा रही है। अगर इतना सेंसिटिव केस है, इतना संवेदनशील मसला है, तो वहां पर इच्छा शक्ति की बात नहीं आती। बात यह है, हाथरस के नाम पर जब इतनी ज्यादा किरकिरी हुई है। अरे सचिन भल्ला जी रुके ना। सचिन भल्ला जी, यहाँ चिल्लाने चीखने की जरूरत ही नहीं है। सचिन जी, ना मैं चिल्ला रहा हूँ, एक मिनट आवाज नीचे कीजिए। सचिन भल्ला आप सुनिए। आप सचिन भल्ला, न तो मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ, न रमन मलिक यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, न ही आपके चिल्लाने की आवाज संसद तक जा रही है, न ही आपके चिल्लाने की आवाज हाथरस तक जा रही है। हाँ, आपकी जो भी आवाज जाएगी इंडिया न्यूज के माध्यम से जाएगी। चिल्लाइए मत, चीखिए मत, ठीक तरीके से जिस पिच पर हर कोई बात कर रहा है वहीं पर बात करें। मुझे टीआरपी बिल्कुल नहीं बटोरनी है। सचिन भल्ला अपनी बात बिल्कुल नॉर्मल पिच पर कहें, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं रहा है। एक बात रमन मलिक ने कह दी है, जवाब दें आप, जवाब दीजिए आप। सचिन भल्ला बोलें। ये इन्होंने 2-0-0 की बात करी, इनकी सत्ता को आए अभी 2-3 साल पूरे नहीं हुए, में 3000 केस रेप केस यूपी में होते हैं, में 100 केस चुनाव में, सिर्फ चुनाव में होते हैं। हर बार ये है कि हम महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों का कि हम आगे बढ़ाने के लिए ये सत्ता यहाँ पे आई। मैं ये कहता हूँ, इनको क्या सेफ्टी दी जाती है? इसके बाद कभी ये कांग्रेस पे लाठी लगाते हैं, कभी ये पक्ष में लाठी लगाते हैं, अपने गिरेबान में क्यों नहीं जानते ये? ठीक है सचिन भल्ला, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप जितनी तेज आवाज में बोलेंगे ना, आपकी आवाज उतनी ही गलत तरीके की जा रही है। आपकी आवाज बहुत फट करके आ रही है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है, बहुत ही ज्यादा हमिंग आती है। आगे जब भी मेरी आपके साथ बात हो, हालांकि मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, तो आप सामान्य पिच पर जब बोलेंगे तो आपकी आवाज ठीक तरीके से जाएगी।